इस वक्त हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, उसी ग्राउंड जीरो पर जहां कल शाम को एक अप्रिय घटना हुई। दंगे की साजिश रचने का आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं और जिस तरीके की नारेबाजी यहां पर हुई, जैसे तलवारें लहराई गईं, उसके बाद यहां पर पुलिस की भारी तैनाती है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। जी न्यूज पर एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जी न्यूज के पास इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है और इस एफआईआर में वो पूरा घटनाक्रम लिखा गया है, जिस तरीके से ये घटना घटी थी, कैसे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, शोभा यात्रा को कहां से कहां तक जाना था, शोभा यात्रा में किस तरीके से पत्थरबाजी की कोशिश की गई, कैसे इसके बाद आगजनी हुई, कैसे दुकानों को लूटने की कोशिश की गई, कैसे तलवारें लहराई गईं, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जी न्यूज पर वो एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं और इसी एफआईआर के आधार पर अब आगे जांच भी की जा रही है। आगे जांच में कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 9 लोगों की गिरफ्तारी की भी सूचना है। कई तरह के अपडेट हैं जो हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितनी भी कोशिश की जाए इस देश के सांस्कृतिक, इस देश की जो मूल पहचान है उसको तोड़ने की, लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारे आम लोग जो हैं, वो उस साजिश को, उन तमाम कोशिशों को नाकाम साबित कर रहे हैं। इस एफआईआर में एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक एक अंसार नाम का शख्स था, वो अपने 4-5 साथियों के साथ आया था। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम है अंसार। इस एफआईआर में अंसार का जिक्र है और अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ आया था और इसके बाद हिंसा भड़की। इस तरीके की चीजें इस एफआईआर में लिखी हैं। अंसार नाम के एक शख्स का जिक्र है और ये कहा जा रहा है कि अंसार और उसके साथियों ने ही हिंसा को भड़काने की साजिश रची, कोशिश की। इसके बाद ये हिंसा अचानक कैसे भड़क गई और कैसे आंखें मूंद कर लोग उस भीड़ के साथ चलने लगे, उपद्रवियों के साथ शामिल हो गए, ये भी जांच का बड़ा विषय है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवांक हमारे साथ हैं, आदित्य हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजू राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मनीष हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। सभी के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन जिस एफआईआर का जिक्र हम कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर अपडेट के लिए राजू राज के पास चल रहे हैं। राजू, एफआईआर में क्या क्या है, जरा विस्तार से बताइए। राम, बता दूं कि एफआईआर कॉपी सामने आई और एफआईआर कॉपी में साफ तौर पर बताया गया है कि शोभा यात्रा कहां से निकली थी। बता दूं कि ई ब्लॉक से शोभा यात्रा निकली थी और ये वो रास्ता है, ई ब्लॉक होते हुए बाबू जगजीवन राम रोड होते हुए ये सी ब्लॉक तक पहुंची थी और सी ब्लॉक में इसी रास्ते से, जहां पर आप ये देख रहे हैं बैरिकेटिंग को बंद किया गया है, यहीं से शोभा यात्रा निकलते हुए इस मस्जिद तक पहुंची थी। और यहां पर अंसार नाम का एक शख्स था, उसने शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद थे उन्हें यहां पर रोका, उसके 4-5 साथी साथ में आए और वहीं पर एक बार बहस हुई और बहस के बाद लोगों ने यहां पर जो पुलिस की टीम थी लोगों को शांत किया। बहस हुई थी, झगड़े में बात तब्दील हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बहस खत्म हुई, कुछ दूर के आगे चलते ही दोनों तरफ से यहां पर लोगों ने झगड़ा एक बार फिर शुरू हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुआ। उसके बाद लोगों के अपने हाथों में तलवार लेकर पहुंचे और ये शोभा यात्रा महेंद्रा पार्क तक पहुंचनी थी और उसी दौरान यहां पर जो झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें से पुलिस वाले भी घायल हुए, एक आम नागरिक घायल हुआ और इसी जगह से झगड़े की शुरुआत हुई है। मस्जिद देखिए, सी ब्लॉक के पास ये मस्जिद है और यहीं पर अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा था और झगड़े की शुरुआत हुई है और इस पूरे मामले में अंसार को भी गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं जो झगड़े की शुरुआत हुई उसकी शुरुआत अंसार नाम के एक शख्स ने किया था। बिल्कुल राजू, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। झगड़े की शुरुआत किस तरह से हुई,
कैसे ये झगड़ा आगे बढ़ा। और शिवांक हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवांक, क्या ये भी इत्तेफाक है कि 4 लोग आए, जैसा कि एफआईआर में जिक्र है, उन्होंने झगड़े की शुरुआत की और फिर तकरीबन 1000-2000 लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई, एक साथ हमलावर हो गई, तलवारें लेकर मजहबी नारे लगाने लगी? शिवांक। जी बिल्कुल राम, देखिए इत्तेफाक हर चीज़ को जिस तरह से एक तरह से इसको छुपाने के लिए जिस तरह से लगातार इत्तेफाक बोला जा रहा है, जो दूसरा पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि देखिए जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकली, फिर उसके बाद लाउड स्पीकर चला, तो उसके बाद बवाल चालू हुआ। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से पथराव करा गया, तलवारबाजी करी गई, ये देखिए निशान हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं दर्शकों को कि ये देखिए कांच के शीशे टूटे पड़े हैं, पत्थर यहाँ पर पड़े हैं। तो पूरी तरह से ये लग रहा था कि जिस तरह से लगातार हमला करा गया और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पे स्थानीय लोग थे उनका कहना ये था कि शोभा यात्रा में मात्र 50-60 लोग थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, जबकि जो दूसरा पक्ष था उनकी संख्या हज़ारों में थी। तो इत्तेफाक तो मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता कि हज़ारों लोग एक ही जगह पे शोभा यात्रा के समय इकट्ठा हो जाए। ये आप देखिए तस्वीरें कि यहाँ से इस रूट से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तब उनके ऊपर पत्थरबाजी करी गई, पथराव उनके ऊपर वहाँ पर करा गया। जगह जगह आपको पथराव के, यहाँ पर पत्थरों के, कांच के टुकड़ों के यहाँ पर आपको निशान मिलेंगे। जिस तरह से गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ कर उसके निशान मिलेंगे। तो ये पूरी यहाँ पर हकीकत बता रहा है कि जिस तरह से कल हिंसा को साजिशन यहाँ पर करी गई है। आप देखिए पत्थर देखिए लगातार पड़े हुए हैं। अब इत्तेफाक से तो पत्थर आ नहीं जाएंगे सड़क पे, क्योंकि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में पत्थर तो हटाए गए हैं रात में यहाँ से, उसके बावजूद सड़क पर इस समय भी आपको यहाँ पर पत्थर दिखेंगे। तो जिस तरह से यहाँ का पूरा घटनाक्रम है और जो यहाँ पर तस्वीरें सीधे यही बता रही हैं कि ये सभी चीजें प्रयोजित थी। जिस तरह से कल शोभा यात्रा पर हमला करा गया और इत्तेफाक की एक ये भी चीज देखिए राम की लगातार देश के अन्य कोनों में भी लगातार शोभा यात्रा के ऊपर हमला करा जा रहा था, फिर चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा का, तो उसके बाद अब जाके हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा थी उस पर दिल्ली में आके हमला करा गया। तो इस तरह से जो पूरा समीकरण बन रहा है, जिस तरह से ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो राजस्थान के करौली से शुरू हुआ और इसके बाद देश के कई हिस्सों में, जिनका आपने जिक्र किया। हमारे साथ मनीष लगातार मौजूद है और मनीष उच्च अधिकारियों के लगातार संपर्क में भी हैं। मनीष, इसके बाद आगे घटनाएं ना घटें, एक तो ये प्राथमिकता, और दूसरा ये कि जो ये घटनाएं हुई हैं इनके सिरे कहीं आपस में जुड़ते हैं क्या? देखिए, पहली बात राम की ये कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी नाकामी भी है, क्योंकि अगर इस तरीके का सेंसिटिव एरिया था, दिल्ली पुलिस का अपना खुद का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको हम LIU कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, उनके अधिकारी क्या कर रहे थे। और जब 2020 में ये जगह चार्जशीट में जैसा राजू भी बता रहे थे कि मेंशन थी जहाँ से लोग बसों में भर के गए थे, तो इतने सेंसिटिव एरिया में इस तरीके का जुलूस निकलता है और हर जुलूस में हम देखते हैं कि बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस ने क्यों नहीं पहले से ही इस तरीके के इंतजाम किए थे और लोकल इंटेलिजेंस क्यों नहीं पता लगा पाई कि जो वहाँ रिलीजियस प्लेसेज हैं वहाँ पर पत्थर जमा किए जा रहे हैं, लोगों के हाथ में पेट्रोल बम इकट्ठे हो रहे हैं। और ये भी एक हैरान करने की बात है कि ये जिस शख्स का नाम लिया जा रहा अंसार, जो तो यूं ही लड़ने तो नहीं आया होगा, जाहिर तौर पर एक शुरुआत करने की कोशिश की गई होगी, हो सकता है कि पहले से तैयारी की गई होगी और झगड़े को शुरुआत करनी, इसलिए ये अंसार नाम का जो शख्स है ये भेजा गया होगा या इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड रहा होगा। हालांकि ये बात तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल पाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो देश के जो दूसरे हिस्से में जो दंगे हुए जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको करौली की या खरगोन की, वहाँ सेम मोडस ऑपरेंडी है, जहाँ पर जुलूस निकलता है, छतों से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, लोगों के हाथ में तलवार होते हैं, अटैक किए जाते हैं। तो ये एक तरीके से कोई बड़े लेवल पर प्लानिंग रची गई है? कुछ लोग हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरीके का बिल्कुल इस पर भी एक बड़ी जांच की जरूरत है और अतिरिक्त सतर्कता की भी शायद आवश्यकता है। आदित्य हमारे सहयोगी, मनीष में लौट के आता हूं। आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं ये कुशल चौक कहलाता है और इस जगह पर 2020 की चार्जशीट का भी जिक्र हो रहा है कि दूसरे देश के नागरिक, खास तौर पर बांग्लादेश के रहने वाले कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व जो लगातार कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, इस बार क्या इस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं कि इस घटना में भी वही लोग शामिल हो सकते हैं?
देखिए राम, जब हम सुबह यहाँ पर आए और हमारी टीम जो पहले से यहाँ पर थी, हम लोगों ने जब यहाँ पे प्रशासन से बात की और हम लोग उस एरिया में भी गए जिसको मीडिया के लिए नो एंट्री जोन बना रखा था। ये सी ब्लॉक का वही इलाका है जहाँ पे ये चौराहा कनेक्ट होता है, ये कुशल चौक कनेक्ट होता है, और जो पत्थरबाजी और बोतल फेंकने की घटना हुई वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चरम पर थी। दूसरा, इस एरिया में जिस जगह हम खड़े हुए हैं उसके ठीक पीछे वाकई में स्क्रैप का काम बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी जब स्थानीय प्रशासन से बात हुई, यहाँ के SHO से बात हुई या यहाँ पे जो भी इस समय स्थानीय प्रशासन है उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्क्रैप का काम है वो बांग्लादेश से आए लोग ही करते हैं, और यहाँ पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, और यहाँ जो भी घटना शुरू हुई वो कहीं ना कहीं एक वेल प्लान्ड थी, पूर्व नियोजित थी, क्योंकि एकदम से ऐसी चीज़ें हो जाना, अभी भी अगर यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कह सकूँ वो दिखा सकें कि अगर सड़क का रंग काला होता है तो उसके अलावा सिर्फ 2 रंग ही दिखाई दे रहे हैं। एक तो पत्थरबाजी के निशान है, दूसरा अभी भी कांच पूरे सड़क पे पड़ा हुआ है, और दूसरा जो ये चौक है, ये चौक एक पॉइंट जो इस चौक का है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे ठीक पीछे, यहाँ पर ये पूरी जो आबादी है वो मस्जिद के पीछे का इलाका है। जब शोभा यात्रा यहाँ से दाहिनी ओर जानी थी, बिल्कुल तो यहाँ पर अचानक मैं वापस लौट कर आऊंगा कुछ और अपडेट्स के साथ आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हैं, हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। रीना गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। और सौरभ मालवीय RSS के विचारक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सौरभ मालवीय, ये किस तरह की कोशिश है, जहां जहां शोभा यात्रा वहां वहां पत्थरबाजी? देखिए राम जी, यह कोई घटना मात्र नहीं है, एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित, पूरी तरह से तैयार की हुई एक इन लोगों का जिहादी ये तांडव है। इसके सिवा एक कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए, और ऐसे जो लोग ये जो चिन्हित है, जिनके नाम आ रहे हैं FIR में, आप जिन मंसूर का नाम भी दिखाया, ये सब कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, ये किस मानसिकता के साथ आए हैं, ये क्या चाहते हैं? भारत की सांस्कृतिक एकता को जहां जहां पाल घर की घटना हो, जहां जहां घटनाएं हो रही है, इस तरह से तुरंत करते जा रहे हैं, चर्च इकट्ठा होकर, और उनके पीछे इनकी भीड़। ये क्या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं? ये क्या इस्लाम के नुमाइंदे हैं? आखिर ये इस देश को ले जाना कहां चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से सुनियोजित एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत ये इस परंपरा को खंडित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई दिल्ली सरकार को त्वरित गति से तुरंत करनी चाहिए। सौरभ मालवीय जी, लौट के आऊंगा आपके पास, लेकिन आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, करेगा कौन, रोकेगा कौन, इंटेलिजेंस किसका काम है? नेहा शालिनी दुआ जी, सवाल इस एक सेकंड में वापस लौट के आ रहा हूं। नेहा शालिनी दुआ जी, ये किसकी जिम्मेदारी मानी जाए, क्योंकि आपके हाथ में है दिल्ली पुलिस? तो राम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में, लेकिन ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने किस तरह से दिल्ली दंगों में उनका बड़ा हाथ निकला था। उन्होंने एक साजिश रची थी जिसके तहत आज वो जेल में भी बैठे हैं। तो ये सब दिल्ली वासी जानते हैं कि हमेशा दिल्ली को टारगेट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा से रंजिश निकालने के चक्कर में ऐसे तत्वों को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना उनका साथ देती है। तो जिस वजह से ये तत्व उठते हैं और हमारे सर पे आके नाचते हैं। अब मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, चाहे वो ताहिर हुसैन हो जो आम आदमी पार्टी से थे, आज भी जो निकल के घटनाक्रम पूरा निकल के आ रहा है, उसमें दिल्ली में कहीं ना कहीं ये जो दंगा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है आम आदमी के कुछ कार्यकर्ता थे। मैं कोई लीडर का नाम नहीं लूंगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जब आएगा तब पता चल जाएगा। कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये शुरुआत की। अब देखिए, जब NRC हम लाना चाहते थे, उसका मकसद क्या था? NRC का मतलब ही यही था। मैं जवाब ले लेता हूँ इस बात का, मैं जवाब ले लेता हूँ क्या? एक सेकेंड। NRC लाने का मतलब ही यही था कि ये जो ऐसे तत्व हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, मैं NRC पे जाऊंगा, लेकिन मौजूदा जो बात है, क्या उसमें साजिश की बात है? आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं रीना जी?
देखिए, बहुत ही दुख का विषय है कि भाजपा के ये जो प्रवक्ता है नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं। इनको पता नहीं है कि दिल्ली में लॉ ऑर्डर किसके अंडर में है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के अंडर में है। अगर दिल्ली में कोई दंगा हो रहा है, कोई फसाद हो रहा है, तो उसके लिए सीधे सीधे अमित शाह जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल जी सीधे सीधे कह चुके हैं कल, जो भी जिम्मेदार है उसको आप जेल में भेजिए। क्यों नहीं आप जेल में भेज रहे? दिल्ली में इतनी बुरी हालत क्यों है लॉ एंड ऑर्डर की? कुछ दिनों पहले खुद मुख्यमंत्री के घर पे हमला हुआ था। वो हमलेवारों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनपे आपने जयमाला चढ़ाई थी। तो यही आपका मॉडल है दिल्ली के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरा अमित शाह जी के अंडर में आता है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, जो भी इसमें दोषी है उसको आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। जहां तक ताहिर हुसैन जी का सवाल है, थोड़ा तो पढ़ के आया करो टीवी डिबेट पे आने से पहले। ठीक है, सारे कोर्ट ने उनको सख्त सजा तो जाहिर है कि मिलेगी, बच नहीं पाएंगे। जो माहौल में यहाँ ग्राउंड जीरो पे देख रहा हूँ, जिस हिसाब से पुलिस की तैनाती है, जिन्होंने भी ये कोशिश की है वो बचने वाले तो नहीं है। आप भरोसा रखिए, शायद अगर मैं ठीक हूं जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। त्यागी साहब, लेकिन ये कोशिश क्या है? ये राजस्थान के करौली में भी वही होता है, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी वही होता है, ये दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हो रहा है। कोई है जो भ्रमित कर रहा है, कोई है जो साजिश रच रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, हनुमान जयंती पर जो पथराव हुआ या अन्य धार्मिक यात्राओं पर जो पथराव हुआ है बहुत निंदनीय है। दिल्ली की तो घटना में पुलिस भी घायल हुई है। देखिए, अमूमन ये देखने में आता है कि जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो फेलियर, क्योंकि थाने जो चला रहे हैं लोग वो चला रहे हैं, मुखबिर के सहारे थाने चल रहे हैं। पहले ये होता था, मोजिज लोगों के रजिस्टर बने रहते थे, वहां जाकर भाईचारा कमेटी की मीटिंग होती थी, अनुशासन समिति की मीटिंग होती थी, कौमी एकता की मीटिंग होती थी। अब वो कहीं भी नहीं है, वो सब नदारत है। इसके अलावा सोशल मीडिया से जहर फैलाया जाता है। अवांछित तत्व पुलिस के साथ घूमते हैं, नेताओं के साथ घूमते हैं। ये स्थिति तो फिर राजस्थान में मानी जाए, वहां की पुलिस भी नाकाम। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? देखिए, बात सुनिए, साजिश की बात यह है कि त्यागी साहब, सरकार एक तरह के धार्मिक आयोजन और उस पर एक तरह की मॉडस ऑपरेंडी के तहत हमले। आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए, सवाल पे सवाल मत कीजिए, सवाल का जवाब ले लीजिए पहले। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? या तो राज्य सरकार है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU है, लेकिन केंद्र सरकार के पास इंटेलिजेंस है, अपनी IB है, IB के पास सब इनपुट रहता है। अवांछित तत्व कहीं पे भी है, उनपे असला कहाँ से आ रहा है, तमंचे कहाँ से आ रहे हैं, अवैध तमंचे बनाते कौन लोग है, कैसे सप्लाई होता है, ये थाने को सब पता होता है, नेताओं को पता होता है। जहां भी धार्मिक घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है, जहां भी हेट स्पीच के मामले आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, हिंसा को भड़काने वाले कौन लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं उन पे मुकदमा कायम हो पा रहा है? इसका कारण ये है कि कोई सोशल मीडिया से उन पे मुकदमे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? उन पे मुकदमे होंगे, लेकिन एक तरफा नहीं होंगे। मुकदमे होने चाहिए, लेकिन जो हेट स्पीच कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे। अदालतों को फैसले भी ठीक देने चाहिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है और जो चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग बचने नहीं चाहिए, वो कोशिश तो कम से कम दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की ये है कि वो इस बार बचेंगे नहीं, उनको ढूंढकर निकाला जाएगा और कानून सजा देने का काम भी करेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.